तो चलो भाई 5 मिनट का ब्रेक हो गया। थोड़ा सा बंद कर दीजिए लाइट वहाँ की सर। अब इसके बाद जो तीसरा स्थल हम पढ़ेंगे, ठीक है, वो चनहुदड़ो के बारे में पढ़ के चलते। किसके बारे में? चनहुदड़ो। अब यहाँ से जब सिंधु नदी आ रही थी, कहाँ से? मानसरोवर झील से। तो ये सारे जो स्थान होंगे किस नदी के तट पर होंगे? सिंधु नदी। तो चनहुदड़ो जो है वो भी किस नदी के तट पर है? यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो चनहुदड़ो किस नदी के तट पर है? सिंधु नदी के तट पर है, ठीक है ना। यहाँ से जो हमें प्राप्त हुए हैं चीज़ें, जो भी चीज़ें हमें प्राप्त हुई, ये सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित थी। क्या थी? सौंदर्य प्रसाधन, ठीक है ना। जो आप फेयर हैंडसम लगाते हैं, पाउडर डालते हैं, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें कहाँ से प्राप्त हुई? नेल पॉलिश, ठीक है ना। सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित या सजने संवरने से संबंधित चीज़ें कहाँ से प्राप्त हुई? सारी चनहुदड़ो से, ठीक है ना। तो इसमें आप लिख सकते हैं लिपस्टिक, ठीक है ना। आप समझ ही गए होंगे। लिपस्टिक, कुछ भी लिख लो, काजल लिख लो, पाउडर, ठीक है ना। श्रृंगार में जो भी आ जाएगा वो सारा इसमें आ जाएगा, मन के, ठीक है ना। अब इस चीज़ से ये बताता है, उस तत्कालीन समाज की विशेषताएं बताता है ये, ठीक है ना। तो इस समाज में आ जाएगा, ठीक है। तो चनहुदड़ो किस नदी के तट पर है? यहाँ से किस चीज़ के हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? सौंदर्य प्रसाधन, यानी कि श्रृंगार से संबंधित जो चीज़ें थी वो चनहुदड़ो से हमें प्राप्त हुई। और इसकी खोज किसने की? गोपाल दास मजूमदार, ठीक है ना। गोपाल, इसको मत भूलना भैया, आपके साथी हैं मजूमदार जी, ठीक है। गोपाल दास मजूमदार ने चनहुदड़ो यानी कि सजने संवरने संबंधित चीज़ों पर इनका ज़्यादा ध्यान था, गोपाल भाई का, ठीक है। तो चनहुदड़ो की खोज किसने करी? गोपाल दास मजूमदार, ठीक है। मजबूरी में जो भी। आप लोगों की डिमांड थी कि हमारे लिए फेयर हैंडसम ला, है ना। हाँ वही मैं कह रहा ना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम भारत के कुछ स्थल को पढ़ लेते हैं। अब वो सन ज़्यादा आएगा नहीं, ठीक है, 1930 के बाद ही हुई शायद इसकी, ठीक है ना। तो सन जो पूछा जाएगा एक ही सन आएगा इसमें पेपर में, और वो आएगा सिर्फ हड़प्पा सभ्यता का, ठीक है ना। बाद वालों के सन आएगी नहीं वैसे, ठीक है। जिनके सन आएंगे उनको मैं लिखा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक स्थान था, कौन सा? मांडा। तो मांडा तो हो गया, वैसे भी पहले हम पढ़ चुके। किस नदी के तट पर है? चिनाब। बस इसके बारे में इतनी विशेषता है कि सबसे उत्तरतम बिंदु में से एक है ये, ठीक है ना। इसके बाद हम इसके नीचे आते हैं, रोपड़, पंजाब में। कहाँ आएंगे? पंजाब, यहाँ पे पंजाब में यहाँ पे एक स्थान पड़ता है, कौन सा? अब इस मानसरोवर के पास एक छोटी सी झील है, राकसताल। क्या है? राकसताल। वहां से सतलज नदी निकलती है। कौन सी नदी? तो सतलज नदी यहाँ पे पड़ता है। एक सिपकीला दर्रा, क्या, कौन सा दर्रा? हिमाचल में, हिमाचल प्रदेश में क्या पड़ता है? तो यहाँ से एंटर करती कौन सी नदी? सतलज नदी। तो रोपड़ किस नदी के तट पर है? सतलज नदी। रोपड़ की जो खोज करी थी, अब इसको जो है आप कई साइड पे लिखना पड़ेगा साहब। रोपड़ के बारे में हम इधर लिख लेते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे फिर हरियाणा की बनवाली वगैरह भी आएगा, ठीक है। मैं रोपड़ को इधर लेके आगे बैठ, ठीक है। रोपड़ की खोज किसने करी थी? यज्ञदत्त शर्मा। किसने? यज्ञदत्त शर्मा। तो रोपड़ नामक जो हड़प्पा कालीन जो स्थल था, इसकी खोजकर्ता कौन है? यज्ञदत्त शर्मा जी। और ये किस नदी के तट पर है? सतलज नदी। सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? राकसताल। और किस दर्रे से भारत में एंटर करता है? सिपकीला, राकसताल पड़ता है, राकस, ठीक है ना। दर्रा सिपकीला दर्रा पड़ता है यहाँ पे, हिमाचल में सिपकीला दर्रा। वो सारी चीज़ें वैसे ज्योग्राफी, लेकिन मोटे तौर पर आज याद रखेंगे अभी से आप। तो रोपड़ की खोज यज्ञदत्त शर्मा किस नदी के तट पर है? अब यहाँ से भाई क्या क्या प्राप्त हुआ?
तो यहाँ से एक प्रमुख विशेषता जो है युगल या युग्म समाधान क्या प्राप्त हुआ था? युग्म समाधान। युग्म समाधान यानी कि दो चीज़ों को एक साथ दफनाया गया था। तो वो दो चीज़ें थी, कुत्ता और एक मानव। ठीक है, यहाँ भी ऐसे साक्ष्य हमें कहाँ पे प्राप्त हुए थे? पाषाण काल में जब हमने पढ़ा था बुर्ज होम से। ठीक, तो यहाँ से कुत्ते को मानव के साथ दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए। कुत्ते को मानव के साथ दफनाया गया था। कुत्ते को मानव के साथ कहाँ दफनाया गया था? रोपड़ में। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें याद रखनी। तो रोपड़ के बारे में इतनी जानकारी रखनी है, जो पेपर में आने लायक चीज़ें हैं मैं उन्हीं चीज़ों को बताऊंगा भाई यहाँ पे। ठीक है ना, यज्ञदत्त शर्मा सतलज नदी के तट पर है और यहाँ से कुत्ते को मानव के साथ दफनाया गया था। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा स्थल है वह है कालीबंगन। कालीबंगा क्या है? कालीबंगा राजस्थान में है सर, ये पंजाब में है, पीबी। ठीक है ना, कालीबंगा। ठीक है, हड़प्पा जो है अगर हम ज़्यादा डीपली पढ़े तो फिर ज़्यादा हो जाता है। हड़प्पा जो है ये मोंटगोमरी जिला पड़ता है पाकिस्तान में। क्या पड़ता है? मोंटगोमरी जिला। मोहनजोदड़ो लरकाना जिला पड़ता है, ये नवादा कुछ ऐसा करके जिला पड़ता है, चनहुदुर। ठीक है ना, तो उस सारी चीज़ों को पढ़ने की जरूरत है नहीं वैसे। तो कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। श्री गंगानगर पड़ता है, तो उसको भी अगर याद रखना चाहो तो ठीक है, नहीं रखना चाहो तो इम्पोर्टेंट है नहीं वैसे। तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? जैसे यहाँ पे मृतकों का टीला था, तो ये कह रहे हैं सुदामा जी काले रंग की चूड़ियाँ। क्या था? काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है ना, तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? और ये किस नदी के तट पर है? ये है घग्गर। घग्गर नदी। ठीक है ना, यहां से हमें जो चीजें प्राप्त हुई, ईंटों के अलंकरण, ईंट के अलंकरण प्राप्त हुए थे। हाँ, ठीक है ना, ईंट के अलंकरण हमें कहां से प्राप्त हुए? जुते हुए खेत, यानी कि हम कह सकते हैं हल रेखा। हल रेखा या जुते हुए खेत। ठीक है ना, हल रेखा यानी कि ऐसा साक्ष्य पाया गया था किसी मिट्टी पे कि जैसे एक हल चलाया गया होगा, ऐसी कोई रेखा पाई गई, उससे प्राप्त होता है कि जुते हुए खेत हुआ करते थे यहाँ पे, यानी कि उसको हम क्या कहेंगे? हल रेखा कहते थे उसे। ठीक है ना, तो हल रेखा के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा से। जुते हुए खेत भी कहाँ से मिले हैं? इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? काले रंग के, घग्गर नदी के तट पर ये है। ठीक है, इसके बाद कुछ गुजरात के प्रमुख स्थल है। गुजरात में भी जो ये वाला हिस्सा है दोस्तों, कौन सा? ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला। ठीक है ना, इसे कहते हैं कच्छ की खाड़ी। यहाँ पे कौन सी खाड़ी है? कच्छ की खाड़ी है। तो ये है कच्छ का रण। क्या है? कच्छ का रण, ये वाला हिस्सा। ठीक है ना, तो यहाँ पे दो, ये ऊपरी वाला हिस्सा जो है ये कच्छ का रण है, और इसे कहते हैं काठियावाड़ तट। ये वाला जो रीजन है इसे क्या कहते हैं? काठियावाड़ तट कहते हैं इसको। ठीक है ना, और ये है कच्छ का रण वाला क्षेत्र, बीच में जो ये वाला एरिया है, समझ रहे हो? तो यहाँ पे दो स्थल पाए गए थे, एक तो धौलावीरा, धौलावीरा जब आज़ादी से पहले राखी गढ़ी की खोज नहीं हुई थी। ठीक है, तो उससे पहले ऐसा माना जाता था कि धौलावीरा हड़प्पा काल का सबसे बड़ा स्थल है। वो कौन है? क्षेत्रफल इसका सबसे ज़्यादा हुआ करता था। लेकिन जब राखी गढ़ी की खोज हुई तो अब जो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन है? राखी गढ़ी। तो कालीबंगा में कौन है? एक यहाँ कच्छ के रण में, गुजरात की बात कर रहा हूँ मैं भी। ठीक है ना, एक स्थल कौन है? धौलावीरा। ठीक है, या और एक स्थल दूसरा है, उसका नाम क्या है? ये तटीय क्षेत्र वाला एरिया है। तो यहाँ पे एक स्थान पड़ता है सुरकोतड़ा।
कोटदा, ठीक है ना। एक बंदरगाही क्षेत्र है भाई, क्या है, बंदरगाही क्षेत्र है, ठीक है ना। यहाँ से हमें बाद में साक्ष्य मिलेंगे, जैसे कहाँ की, फारस के साथ जो व्यापार करेंगे तो उनकी मोहरें इधर से प्राप्त होंगी, जैसे लोथल से भी हमें प्राप्त होंगी, ठीक है। सुरकोतड़ा यहाँ की एक विशेषता है, यहाँ पे पूछा जाएगा कि घोड़े के जो अस्थि पंजर थे, घोड़े की हड्डियाँ या घोड़े के अस्थि पंजर हमें कहाँ से प्राप्त हुए, घोड़े के अस्थि पंजर या कंकाल भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सुरकोतड़ा से प्राप्त हुए थे, गुजरात से। और कौन से वाले रीजन में पड़ता है ये, कच्छ के रण वाले क्षेत्र में पड़ते हैं दोनों, धौलावीरा और सुरकोतड़ा। इतनी सी बात हो गई। अब हम काठियावाड़ तट पे आते हैं, तो इधर पड़ते हैं दो स्थल, एक तो है रंगपुर, से चावल प्राप्त हुए थे। देखते हैं सब क्या प्राप्त होता है। तो रंगपुर ठीक है, चावल के साग से प्राप्त हुई, यानी कि धान की भूसी क्या प्राप्त हुई, धान की भूसी, ठीक, यानी कि यहाँ पे हमें चावल के साग से प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। धान की भूसी कहाँ से प्राप्त हुई, रंगपुर से। और इसकी खोज करता थे रंगनाथ राव, क्या थे, रंगनाथ, ठीक है ना। और कहाँ पड़ता है भाई, काठियावाड़ तट, गुजरात में, समझ रहे हो। एक तो हो गया रंगपुर, रंगपुर से हमें क्या प्राप्त हुआ, धान की भूसी। और दूसरा स्थल यहाँ पे पड़ता है लोथल, क्या पड़ता है, लोथल। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है भाई, प्रश्न आते हैं यहाँ से, मोस्टली प्रश्न आते हैं, मोहनजोदड़ो, लोथल, आज रोपड़ हो गया, रंगपुर हो गया, चनहुदड़ो, इतनी जगह से ही ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान देंगे। अब लोथल से हमें क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई, ठीक है। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जाता है कि किस नदी के तट पर है, तो ये भोगवा नदी के तट पर है। लोथल किस नदी के तट पर है, सारी नदियों को नहीं बता रहा हूं मैं, कुछ नदी आप कर लेना अपने आप से, जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं बता दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। लोथल किस नदी के तट पर है, भोगवा नदी के तट पर है। और लोथल से हमें क्या चीज़ें प्राप्त हुई, लोथल जो स्थल था ये क्या था, एक बंदरगाह था, एक बंदरगाह स्थल था, ठीक है ना। तो यानी कि गोदीवाड़ा कहाँ से प्राप्त हुआ, गोदीवाड़ा का ही मतलब होता है बंदरगाह, ठीक है ना, बंदरगाह। यानी कि लोथल अगर गोदीवाड़ा था तो यहाँ से व्यापार होता होगा जहाज के माध्यम से, ठीक है ना। तो लोथल किस नदी के तट पर है, और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, गोदीवाड़ा। साथ में यहाँ पे अग्निकुंड भी प्राप्त हुए थे, अग्निकुंड। अब अग्निकुंड प्राप्त होने से क्या साक्ष्य, क्या चीजें हमें समझ आ रही है, इनकी धार्मिक स्थिति के बारे में हमें पता चलता है यहाँ से, समझ रहे हो, ठीक है। और साथ साथ यहाँ पर भी भाई युगल समाधान पाया गया, ठीक है ना, युगल समाधान पाया गया। यहाँ मनुष्य का मिला है, ठीक है ना, दो मानव को दफनाया गया था, कहाँ पे, लोथल में, ठीक है। तो लोथल किस नदी के तट पर है, भोगवा नदी। एक गोदीवाड़ा है, और यहाँ पे अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, साथ ही साथ युगल समाधान भी हमें प्राप्त हुए हैं। उतार लिया, ठीक है। अब इधर जो है हरियाणा पड़ता है, पंजाब के बगल में क्या है, हरियाणा है। तो हरियाणा की एक दो स्थल है, हरियाणा में एक है बनवाली, क्या है, बनवाली। बनवाली से हमें हल के साक्ष्य प्राप्त हुए, किसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, हल, मिट्टी पे जो है हल का चित्र बना हुआ था, तो इस साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, बनवाली। और बनवाली जो है रंगोई नदी के तट पर है, किस नदी के तट पर है, रंगोई नदी के तट पर स्थित है। ये हिसार डिस्ट्रिक्ट पड़ता है हरियाणा में, ठीक है ना, वहीं ये बनवाली है। तो हल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, बनवाली से। और किस नदी के तट पर है बनवाली, ये जितना भी पोर्शन है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है भैया, ठीक है ना। और साथ साथ बड़े एग्जामों में भी काम आ सकता है ये कहीं पे, ठीक है ना, पीटी वगैरह में ये काम आ सकता है आराम से। तो बनवाली कहाँ पड़ता है, हरियाणा में। हमने जम्मू कश्मीर के स्थल पढ़ लिए,
पंजाब के पढ़ लिए, राजस्थान के पढ़ लिए, गुजरात के पढ़ लिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के भी, साथ साथ हरियाणा के पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अब एक स्थान पड़ता है राखीगढ़ी, कहाँ पड़ता है भैया ये? हरियाणा है या राजस्थान है? राखीगढ़ी राजस्थान में चला जाएगा। ठीक है ना। तो एक नोट कर लेंगे यहाँ पे, राखीगढ़ी जो है नोट में लिख देंगे कि हड़प्पा काल का सबसे बड़ा स्थल सबसे बड़ा जो स्थल है वो कौन सा है? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी। वो नोट करके लिख लीजिए लाइन में। और ये धौलावीरा मतलब पहले था, राखीगढ़ी। आज़ादी के बाद, आज़ादी के बाद ठीक है, और अनुसंधान कार्य चला तो राखीगढ़ी एक नया स्थल खोजा गया, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल इसका पाया गया वर्तमान में, ठीक है, राखीगढ़ी। आज़ादी के बाद जो सबसे ज्यादा स्थल खोजे गए थे वो धौलावीरा। खोजे गए थे। वो शहर है, शहर है। आज़ादी के बाद ना सबसे जी ज्यादा जी। स्थल जो है नहीं, वो वर्तमान में पूछा जाएगा सबसे बड़ा स्थल कौन है क्षेत्रफल में, तो राखीगढ़ी है, राखीगढ़ी। ठीक है। धौलावीरा छोड़ दो, अब हो गया, वो क्लोज हो गया धौलावीरा का। नोट में वही था राखीगढ़ी वाला। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थल था, तो वो राखीगढ़ी था, ठीक है ना। ये प्रमुख स्थल थे भाई किस हड़प्पा सभ्यता के, ठीक है सर। तो इस अब बिल्ली का जो पीछा करता हुआ जो साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ, ये चनहुदड़ो से प्राप्त हुआ था। ये नोट कर लेंगे यहाँ पे, कभी कभी पूछ लेता है। तो एक बिल्ली थी, हमें क्या हो, एक मुहर पे एक मुहर बनी हुई थी, इस पर हमें एक साक्ष्य प्राप्त हुए। पीछे जो है बड़े पंजे वाला एक जानवर के साक्ष्य मिले और आगे छोटे पंजे वाले जानवर के साक्ष्य मिले। तो इतिहासकारों का मत है या पुरातत्वविदों का मत है कि ये कुत्ते के पंजे थे और ये आगे किसके थे? बिल्ली के। तो बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो चनहुदड़ो से। कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये यहाँ पे लिख लेना आप, चनहुदड़ो में। बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता, ये कहाँ से साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं? चनहुदड़ो से, ठीक है। बाकी कुछ कुछ पॉइंट भाई छूट जाते हैं तो आप देख लेना बाद में, जो यहाँ पे मिस हो जाएगा वो खुद से भी कर लेना थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी। अब जो ये चनहुदड़ो था, बाकी अभी समाज पढ़ना है, अर्थव्यवस्था पढ़नी है इनकी, तो वहाँ पर जो छूटे हुए पॉइंट होंगे वहाँ भी आ जाएंगे बाहर अपने आप, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। तो इसको हम एक बार मिटा देते हैं, तब आपको पूछते हैं तुरंत, ठीक है। उतार दिया साहब, ठीक है। तो बताओ भैया, अजय प्रसाद जी, मोहनजोदड़ो की खोज किसने करी? जी। संतोष रतुड़ी जी बताएंगे हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने करी, हड़प्पा नामक स्थल की? बीरबल ने, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी, ठीक है। किस सन में की भाई गोपाल जी? चनहुदड़ो की खोज किसने करी? चनहुदड़ो गोपाल दास मजूमदार, इसलिए तो मैं आपको पूछ रहा हूँ, ठीक है ना। रंगनाथ राव ने किस स्थल की खोज करी थी? रंगपुर। बहुत इजी है, रंग से रंगपुर और रंग से रंगनाथ राव, ठीक है ना। रोपड़ की खोज, सूतकांगी डोर की खोज लिखा है नहीं, जरूरी नहीं, आर्यनस्टाइन, लेकिन जरूरी नहीं है। लोथल की किसने की भाई? लोथल भी रंगनाथ राव है। जो काठियावाड़ वाले हैं उनकी एक ही व्यक्ति ने की, रंगनाथ राव ने, रंगपुर की भी और लोथल की भी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो तांबे की इक्का गाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई? श्रमिक आवास कहाँ से प्राप्त हुआ था? पुरोहित आवास कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से, ठीक है। नीचे वाले से नहीं, जो स्थल का नाम है वही, ठीक है ना। अच्छा, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता कहाँ से साक्ष्य प्राप्त? चन्ना। भाई ये बुद्ध काल में पढ़ेंगे अभी, चन्ना जो है ना, इस, ठीक है। सारथी, सारथी था, ठीक है। हाँ, बुद्ध काल पढ़ेंगे आने वाला है 2-3 दिन बाद, तो ठीक है। अच्छा, जो धान की भूसी हमें प्राप्त हुई, कहाँ से प्राप्त हुई थी? धान की भूसी ना रंगपुर से प्राप्त हुई थी, ठीक है। धान की भूसी कहाँ से प्राप्त हुई? रंगपुर से प्राप्त हुई।
अच्छा, लोथल से हमें क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई? नकल से लोथल, लोथल बंदरगाह, युगल समाज में वो बंदरगाह तो था ही है। अग्निकुंड भी, अग्निकुंड साथ में एक अन्य जगह से भी प्राप्त हुआ था, कालीबंगन भी लिखेंगे साथ में। अब वो हम कहाँ पे कर लेंगे, जब हम उनका धार्मिक व्यवस्था पढ़ेंगे, समाज पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना, कालीबंगा भी। अच्छा, बनवाली से हमें क्या चीज़ प्राप्त हुई थी? बनवाली से हल के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। अच्छा, जुते हुए हल या हल रेखा के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए? कालीबंगा। काले रंग की चूड़ियाँ, मृतकों का टीला किसका शाब्दिक अर्थ है? बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया? सबसे बड़ी इमारत कौन सी हड़प्पा सभ्यता की? ठीक है, कहीं कहीं पुस्तकों में बृहद स्नानागार भी दिया हुआ है, तो आप देख लेना, ठीक है ना। इसका जो कार्यकाल कालखंड है वो कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा क्या है? C14 तो है, हाँ, ठीक है। अच्छा, इस सभ्यता को किन किन नामों से जाना जाता है? कांस्ययुगीन सभ्यता। कांसा जो धातु है वो किन किन? 90 तांबा और 10% टिन। अब एक नई हेडिंग डालेंगे, क्या पढ़ेंगे इसके बाद? व्यापार पढ़ेंगे या समाज पढ़ेंगे? समाज पढ़ लेते हैं, है ना, तो व्यापार कर लेते हैं, ठीक है। तो हड़प्पा कालीन समाज, समाज, तो समाज में भाई हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं? मैंने पहले ही बता रखा है कल का, जब पाषाण काल में हमने, उससे पहले हमने चर्चा की कि इतिहास को हम किस प्रकार से पढ़ते हैं, ठीक है। इस काल, इस समाज में क्या क्या चीज़ें हम देखते हैं? यहाँ पे सामाजिक व्यवस्था क्या है? आर्थिक व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, वर्ण या जाति व्यवस्था कह सकते हैं, जाति व्यवस्था, ठीक है, इस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा, हम यहाँ पे महिलाओं की स्थिति पढ़ते हैं, जल दयालो, महिलाओं की स्थिति। तीसरी चीज़, अगर कोई सामाजिक या पारिवारिक संस्कार है तो उसको भी हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं, समझ रहे हो, संस्कार, ठीक है। तो वर्ण व्यवस्था, महिलाओं की स्थिति, दास प्रथा, ठीक है ना, दास प्रथा, ये सारी चीज़ें समाज की विशेषताएं तो है कि इन सारी चीज़ों को तो एक एक करके पढ़ के चलते हैं, और भी कुछ आयाम होते हैं उनको मैं बताते रहूँगा, ठीक है। आर्थिक, वो अर्थव्यवस्था में आ जाएगा, ठीक है, वो व्यापार में आ जाएगा, आर्थिक, ठीक है। अब वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था के बारे में देखते हैं। तो वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के बारे में ये भाई स्टेट पीसीएस में भी काम आएगा और अपर एग्जाम में भी, थोड़ा उससे ज़्यादा बड़े एग्जाम में भी काम आ सकता है। तो वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था, इसके कोई भी साक्ष्य यहाँ पे हमें प्राप्त नहीं हो पाए, लेकिन यहाँ पे वर्ग विभाजन जरूर देखा गया। क्या देखा गया? वर्ग विभाजन। अब मैंने कहा था कि जो हमने इससे पहले विशेषताएं पढ़ी वो आने वाले आगे समाज में, अर्थव्यवस्था में, व्यापार में और संस्कृति में हमें दिखाई देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें वर्ण व्यवस्था तो नहीं मिली, लेकिन यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है? वर्ग विभाजन देखने को मिलता है। क्या मिलता है? वर्ग विभाजन देखने को मिलता है। जैसे हमने पढ़ा अभी कि हड़प्पा में श्रमिक आवास मिलते थे और मोहनजोदड़ो में पुरोहित आवास मिलते थे, यानी कि कहीं ना कहीं वर्ग का विभाजन तो था, समझ रहे हो। ये घर हुआ करते थे इस प्रकार से। तो जो ये पश्चिमी टीला हुआ करता है, तो पश्चिमी हिस्सा, ठीक है ना, दिशाएं कितनी होती है? 4। तो पूरब इधर होता है, पश्चिम इधर होता है। तो पश्चिमी हिस्सा जो होता था, यहाँ पर ये थोड़ा सा ऊंचाई वाला हिस्सा होता था। क्या होता था? ऊंचाई, यानी कि सुरक्षा की दृष्टि से ये वाला हिस्सा थोड़ा सुरक्षित होता था। ये समझ रहे हो बात को। और जो ये दक्षिण पूर्वी टीला होता था, ये थोड़ा निचले हिस्से में होता था। क्या होता था? मकान कुछ इस तरीके से बनाए जाते थे वहाँ पे। इस रीजन में ये जो ऊपरी हिस्सा हुआ करता था, यहाँ पे थोड़ा उच्च वर्ग के लोग रहते होंगे, माना कि कोई शासक वर्ग के, ऐसा तो कोई प्रमाण नहीं मिला कि उस टाइम कौन शासक रहा होगा, जैसे हमें बाद में मिलता है कि अकबर हुआ, अशोक हुआ, ठीक है। तो इस क्षेत्र में कौन रहते थे?
इस क्षेत्र में पुरोहित वर्ग के लोग हम कह सकते हैं, या शासक वर्ग या प्रशासनिक वर्ग के लोग रहते थे। किस वर्ग के लोग रहते थे? ठीक है ना, ये थ्योरी वाले एग्जाम में काम आ गया, लेकिन एक अच्छी समझ बनाने के लिए इसको समझ लो एक बार। ठीक है, एक प्रश्न समूहगा या वन एग्जाम में भी आएगा कि उस टाइम जो नगर थे वो कितने भागों में बटे होते थे? 2 भागों में। ठीक है ना, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। समझ रहे हो इस बात को? तो जो ऊंचाई वाले स्थान में होता था वहां पे कौन रहता था? उच्च वर्ग कह सकते हैं, एक इसमें कहें तो उच्च वर्ग के लोग। और यहाँ पे कौन रहेगा? यहाँ पे रहेगा श्रमिक वर्ग। श्रमिक वर्ग या दास प्रथा के कोई प्रमाण मिले नहीं है, बाकी व्यापारी या कृषक यहाँ पर रहता था। ठीक है ना, तो इस प्रकार से वर्ण विभाजन, वर्ग विभाजन पाया जाता है, न कि वर्ण विभाजन। ठीक है, अब आगे अगर हम देखें दूसरा हेडिंग जो है महिलाओं की स्थिति, तो महिलाओं की स्थिति के बारे में हमें कैसे पता चलेगा? हमारे पास जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है किस काल में आता है? ये हमने कल पढ़ा था, ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, और सबसे पुराना कौन सा था? प्राग ऐतिहासिक काल। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता वो किस काल में आता है? आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं भैया? ऐसा इतिहास जिसका हमें कोई भी क्या हो, लिखित साक्ष्य प्राप्त हुआ हो, लेकिन उसे आज तक हमने पढ़ नहीं पाया। तो इसको हम किस आधार पर पढ़ते हैं? केवल पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर इसका अध्ययन करते हैं। ठीक है ना, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसे आद्य ऐतिहासिक कालीन एक सभ्यता है। ठीक है ना, उसमें आता है आद्य ऐतिहासिक काल में। तो इस समय जो महिलाओं की स्थिति का हम पता लगाएंगे, कोई लिखित साक्ष्य है नहीं, तो जो भी यहाँ से हमें पुरातात्विक साक्ष्य मिले उन्हीं आधार पर हम बता पाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी महिलाओं की मूर्ति प्राप्त हुई है, जैसे हमने पढ़ा मोहनजोदड़ो से हमें क्या प्राप्त हुई थी? नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी। नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी, समझ रहे हो? यहाँ से हमें महिलाओं की स्थिति के बारे में पढ़ रहे हैं। हमें चनहुदड़ो से महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन के सामान मिले थे, और महिलाओं की जो कुछ कंकाल प्राप्त हुए थे। क्या हुए थे? कंकाल। तो ये चीज़ें बहुतायत रूप से पाई गई इस दौरान। क्या पाई गई? अधिक मात्रा में पाई गई ये चीज़ें। नर्तकी की महिलाओं की जो मूर्तियाँ थी ये भी अधिक संख्या में पाई गई अन्य मूर्तियों की तुलना में। जो कंकाल थे उसमें भी महिला अधिक पाई गई, और साथ ही सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ें भी पाई गई। पुरुषों के जैसे सजने संवरने की चीज़ें वहाँ पे नहीं पाई गई थी। ठीक है, जैसे आप लोगों का फेयर हैंडसम नहीं मिला भैया। ठीक है ना, और इनका जो है वो नहीं मिला, क्या बोल रहे थे? हाँ, इत्र नहीं मिला आपका। ठीक है, तो महिलाओं से संबंधित चीज़ें अधिक मिल रही है। ठीक है, इस तरीके से हम अनुमान लगाते हैं, इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि तत्कालीन समय में महिलाओं की स्थिति क्या होगी? अच्छी होगी। क्या होगी? अच्छी होगी। इसीलिए इस समाज को क्या कहते हैं हम? मातृसत्तात्मक समाज। कैसा रहा उस टाइम का? ये प्रश्न आएगा भाई समूह का वनडे एग्जाम। इस टाइम का समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक। तो अगर पूछा जाएगा कि हड़प्पा काल का जो समाज था वो कैसा था? मातृसत्तात्मक। इन आधारों पर हम बता रहे हैं। ठीक है ना, कि इस समय का समाज कैसा रहा होगा? मातृसत्तात्मक रहा होगा। ठीक है, दूसरा दास प्रथा पढ़े हम। तो दास प्रथा के यहाँ पे हमें कोई प्रमाण नहीं मिलते। सती प्रथा जैसे कोई प्रमाण नहीं। हालांकि युगल समाधान हमें प्राप्त होते हैं, लेकिन हम पूर्णतः सहमत नहीं है कि सती प्रथा ही होगा यहाँ पे, है ना। तो दास प्रथा, सती प्रथा के कोई प्रमाण नहीं मिले। जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था की कोई प्रमाण नहीं मिले, बल्कि किस व्यवस्था के प्रमाण मिले थे? वर्ग विभाजन। क्या था यहाँ पे? ठीक है ना, ये सारी चीजें आपको समझ आ रही हैं? ठीक है, तो समाज में बहुत ज़्यादा नहीं ले जाएंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ के चलते हैं। समाज के बारे में थोड़ा सा ये हो गया। अब अगली हेडिंग डालेंगे आप, क्या? अर्थव्यवस्था। क्या डालेंगे? अर्थव्यवस्था। समाज में एक चीज इंपॉर्टेंट है वैसे, धर्म आ जाएगा यहाँ पे, है ना। धर्म के बारे में पढ़ना भी थोड़ा जरूरी है समाज में ही एक हेडिंग डाल देना, धर्म। क्योंकि इस टाइम
हमें कई प्रकार की मूर्तियां प्राप्त हुई, जैसे पशुपतिनाथ की मूर्ति प्राप्त हुई थी, है ना, अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। तो इन आधारों पर हम कह सकते हैं कि ये लोग कहीं ना कहीं क्या होंगे, शायद भगवान, ये आस्तिक होते होंगे, है ना। अलग अलग धर्म के लोग। अब धर्म अलग अलग मैं नहीं कह सकता मजूमदार जी, लेकिन ऐसा है कि साक्ष्य प्राप्त होते हैं यहाँ से। कहीं ना कहीं सनातन धर्म की हमें पहली बार जो प्रमाण मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, हड़प्पा काल से ही प्राप्त होते हैं। समझ रहे हो बात को। तो धार्मिक विशेषता हमें कैसे पता चल रही है, क्योंकि अभी हमें पता चला कि एक हमें कहाँ से, मोहनजोदड़ो से पशुपतिनाथ की मूर्ति प्राप्त हुई थी। पशुपतिनाथ की, इसे आदि शिव भी कहते थे। क्या कहते थे, आदि शिव भी कहते थे। समझ रहे हो बात को। आदि शिव मतलब प्रोटो शिवा, ठीक है ना, प्रोटो शिवा, यानी कि शुरुआती जो शिव भगवान थे वो क्या थे, ये थे पशुपतिनाथ, ठीक है ना। तो इन्हें क्या कहते थे, आदि शिव भी कहते थे। पशुपतिनाथ के जो मूर्ति थी, तो इसके इर्द गिर्द जानवर थे, सब क्या थे, जानवरों के चित्र बनाए गए थे, ठीक है ना। इधर गैंडा बना हुआ था, इधर हाथी, इधर बाघ और एक कुछ और बना हुआ था, यहाँ पे शेर बना हुआ था। ये चार थे, ठीक है ना। ये चीजें याद रखनी। क्या क्या थे, गैंडा था, हाथी था, शेर था, ऐसा करके ये थे कुछ, ठीक है ना। इसके बीच में पशुपतिनाथ की मूर्ति बनी हुई थी, ठीक है ना। साथ ही साथ हमें यहाँ से एक पुरोहित की मूर्ति भी प्राप्त होती है, ठीक है ना। एक व्यक्ति है, उसके एक साइड, ठीक है ना, जैसे पुरोहित का जो है कपड़ा होता है, धोती होता है, उसने कपास का एक धोती एक तरफ डाली हुई थी, तो पुरोहित की भी हमें कुछ यहाँ पे मूर्ति प्राप्त होती है, ठीक है ना। दाढ़ी युक्त पुरोहित था वो, कैसा था, दाढ़ी वाला, ठीक है ना। दाढ़ी युक्त पुरोहित के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए, मोहनजोदड़ो से थे, ठीक है ना। कहाँ से प्राप्त हुआ था ये, मोहनजोदड़ो। साथ ही साथ हमें अग्निकुंड प्राप्त हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, अग्निकुंड। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कहीं न कहीं ये लोग क्या थे, ये किसी न किसी धर्म को तो मानते होंगे, ठीक है ना। दूसरा, ये प्रकृति पूजक भी थे। क्या थे, प्रकृति पूजक भी रहे होंगे, ऐसा अनुमान लगा रहे हैं हम, ठीक है ना। जैसे हमें बृहद स्नानागार मिल रहा है, क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, बृहद स्नानागार। यहां से हमें जल के महत्व के बारे में पता चल रहा है। एक किसी खास पर्व में इस स्नानागार में जाते होंगे, यहाँ पे स्नान करते होंगे। जैसे यहाँ पे मकर संक्रांति आती है तो इस टाइम सब जाते हैं गंगा में स्नान करते हैं। तो इस दौरान शायद ये बृहद स्नानागार में किसी विशेष पर्व पर जाते होंगे, समझ रहे हो। तो प्रकृति पूजक, यहाँ पे जल का महत्व हमें मिलता है। पीपल का जो पत्ता है, इसके भी यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। पीपल का जो पत्ता होता है, जिसका हम वर्तमान में भी पूजा में प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं। जल को भी, गंगा जल को हम पूजा में यूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें इनकी धार्मिक स्थिति को बता रहे हैं, ठीक है। तो धार्मिक व्यवस्था में ये सारी चीजें आ जाएंगी। ऐसा मोहनजोदड़ो तो, लेकिन मोहरों में था इसका अंकन ना, ठीक है। अब अगली जो हेडिंग होगी भैया, इनकी आर्थिक, ये अर्थव्यवस्था लिखेंगे, आर्थिक स्थिति, ये अर्थव्यवस्था के बारे में, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, आर्थिक स्थिति या अर्थव्यवस्था, आर्थिक स्थिति या अर्थव्यवस्था। आर्थिक स्थिति, ठीक है जी। आर्थिक स्थिति में हम क्या क्या चीजें पढ़ के चलेंगे, सिक्के पड़ेंगे, देखो भाई इनकी जो ठीक है, आर्थिक स्थिति में कुछ चीजें हम पढ़ेंगे, जैसे कि हम इनका व्यापार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, व्यापार पड़ेंगे, व्यापार, ठीक है। इनकी जो सिक्के हैं इसके बारे में पढ़ेंगे,
ठीक है। इनका जो परिवहन है, कृषि के बारे में पढ़ेंगे, इनके परिवहन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। इनके शिल्प के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें हम किस में पढ़ेंगे, इनकी आर्थिक स्थिति में। तो भैया ये फोन जो है, ठीक है ना। तो व्यापार, सिक्के, कृषि, परिवहन और शिल्प, इन चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम व्यापार की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं, व्यापार। यहाँ से प्रश्न बनेंगे वनडे में भी और अन्य पेपर में भी बन सकते, ठीक है ना। व्यापार, तो लोथल नामक जो स्थान था, व्यापार के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, जो गोदीवाड़ा से संबंधित जो क्षेत्र थे, जैसे सुरकोटड़ा था, लोथल था, ठीक है। लोथल, सुरकोटड़ा, इन स्थानों से हमें व्यापार के प्रमाण मिलते हैं, ठीक है ना। अब होता क्या था कि ये यहाँ पे भारत है और इधर क्या है, इधर मेसोपोटामिया है, ठीक है ना। यहाँ से माना कि लोथल है, लोथल से लोग कहाँ जाते थे, जलमार्ग के माध्यम से। ये कहाँ पहुँचते थे, मेसोपोटामिया, यानी कि ईरान कह दे, ईरान, ठीक है ना। तो यहाँ की जो मोहरें थी वो यहाँ पाई गई और यहाँ की मोहरें कहाँ पाई गई, ईरान में पाई गई। तो यानी कि इनके व्यापार के बारे में हमें कैसे पता चल रहा है कि हमें जो मोहरें प्राप्त हुई, क्या प्राप्त हुई हैं, लोथल से। अगर क्वेश्चन आएगा कि हमें फारस की मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई, तो लोथल से प्राप्त हुई। कहाँ से प्राप्त हुई हैं, लोथल से प्राप्त हुई। तो फारस की मोहरें हमें कहाँ से प्राप्त हुई हैं, लोथल से प्राप्त हुई। इससे इनके व्यापार का पता चलता है कि ये व्यापार करते होंगे शायद सुमेरियन लोगों के साथ या मेसोपोटामिया के लोगों के साथ, ठीक है। समझ रहे हो, ठीक है। अब जो मोहरें थी वो अलग अलग आकार में थी, कुछ बेलनाकार मोहरें थी, कुछ आयताकार थी। तो इस आधार पे भी हमें पता चलता है, ठीक है ना, कि व्यापार करते होंगे सुमेरियन सभ्यता के साथ। अब इनके सिक्कों के बारे में देखें तो यहाँ पे जो व्यापार करते थे, अब मैं कोई वस्तु ले जाऊंगा बेचने के लिए कहाँ, मेसोपोटामिया में, तो मैं वस्तु को दूंगा तो वो मुझे या तो पैसे देंगे या तो फिर वस्तु विनिमय के आधार पर जो है अपना व्यापार करेंगे, ठीक है ना। अब इस टाइम सिक्के के हमें कोई भी प्रमाण नहीं मिलते हैं, ठीक है ना। सिक्के के हमें कोई प्रमाण नहीं मिलते, बल्कि ये व्यापार कैसे करते होंगे, वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। बार्टर ट्रेड कहते हैं, अंग्रेजी में बार्टर ट्रेड कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, बार्टर ट्रेड। तो वस्तु विनिमय प्रणाली पर इनका व्यापार हुआ करता था आधारित, यानी कि अपनी वस्तु देंगे और उनकी वस्तु लेंगे। समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो सिक्के के हमें साक्ष्य नहीं मिले। कृषि की अगर बात करें तो कृषि के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हो रहे थे भाई, रंगपुर से हमें धान की भूसी मिली, समझ रहे हो। गेहूं हमें जो है हड़प्पा से प्राप्त हुए थे। कहाँ से प्राप्त हुए, मोहनजोदड़ो से हमें क्या प्राप्त हुआ था, कपास। कपास की खेती कहाँ से शुरू हुई, सिंधु घाटी सभ्यता से ही हमें शुरुआत हुई थी इसकी, ठीक है ना। तो कपास हो गया, कपास की खेती भी इस दौरान होती थी। और कहाँ पे, मोहनजोदड़ो में, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। कपास के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए, ये सारी जगह आ सकते हैं, वनडे एग्जाम में भी, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट कर दें, कपास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, सबसे पहले कपास की खेती इसी काल में हुई थी, हड़प्पा सभ्यता में, ठीक है ना। साथ ही साथ गेहूं के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हड़प्पा से। ये कहाँ से प्राप्त हुए, हड़प्पा से। रंगपुर से हमें क्या प्राप्त हुए, यहाँ से हमें धान की भूसी कह सकते हैं। तो कृषि के भी हमें पर्याप्त साक्ष्य हमें हड़प्पा काल से प्राप्त होते हैं, ठीक है। परिवहन के बारे में देखें तो भाई यहाँ पे कच्छ की खाड़ी पड़ती है, खंबात की खाड़ी पड़ती है। तो यहाँ से जलमार्ग के माध्यम से शायद यहाँ जाते होंगे, और इधर के जो हिस्से थे जैसे अफगानिस्तान है या पाकिस्तान, तो इन क्षेत्र में ये पैदल मार्ग से करते होंगे। तो परिवहन के जो साधन थे वो जल मार्ग, जल परिवहन था, और साथ ही साथ ये स्थल मार्ग से भी जाते होंगे, समझ रहे हो। तो परिवहन के क्या क्या साधन थे, जल मार्ग, नौकायन के माध्यम से और स्थल मार्ग के माध्यम से,
ठीक है ना। तो ये चीज़ें भी आप समझ गए। शिल्प में क्या क्या चीज़ें आती हैं भाई? शिल्प में जैसे कि कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे धातु है, जैसे पत्थर है, जैसे मिट्टी है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों से जो भी उपकरण बनाए जाएंगे या कोई उपकरण बनाए जा रहे हैं मतलब कोई भी उपकरण बनाया गया या औजार बनाए जा रहे हैं, ठीक है ना, या ईंट बनाई जा रही है, तो ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आ जाएंगी? शिल्प कला के भीतर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। जैसे हम ईंटों का निर्माण कर रहे हैं तो क्या करेंगे? ईंटों को पहले क्या करते हैं? मिट्टी को क्या करते हैं? पकाते हैं कि नहीं? तो पकी हुई ईंटों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? पकी हुई ईंटों के साक्ष्य कालीबंगा से। कहाँ से प्राप्त हुई? कालीबंगा से। अलंकृत ईंटें कहाँ से प्राप्त हुई थी? ये भी कालीबंगा से प्राप्त हुआ था, लिखा है तो था अभी, ठीक है ना। जैसे अब यहाँ पे शिल्प समझ लीजिए आप, शिल्प, ठीक है ना। जैसे इस काल में, इस काल को हमने क्या नाम दिया था? कांस्य युगीन सभ्यता। तो यहाँ पे धातु निर्मित चीज़ें भी हुआ करते थे। जैसे कांसा धातु से बहुत सारी चीज़ों को बनाया जाता था। कांसा की नर्तक की मूर्ति हमें कहाँ से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। तो धातु से निर्मित जो मूर्तियाँ होती थी वो भी शिल्प के अंतर्गत आती। साथ ही साथ यहाँ पे सोना धातु से भी ये लोग परिचित थे, चांदी से भी परिचित थे और तांबे से भी परिचित थे, साथ ही साथ शीशा भी, ठीक है ना। इन सारी धातुओं से क्या थे? परिचित थे। तो अभी मैं लिखाऊंगा कि चांदी कहाँ से आयात करते थे, सोना कहाँ से आयात करते थे, तांबा कहाँ से करते थे। समझ रहे हो बात को? ठीक है। तो पत्थर से बने कुछ उपकरण होते थे। माना कि कोई उच्च वर्ग का व्यक्ति है, ठीक है ना, तो वो सोने की चेन पहनेगा। और कोई निम्न वर्ग का व्यक्ति है तो चलो भाई मैं पत्थर का ही पहन लेता हूँ, है ना। चलो भाई मैं नदी के किनारे गया, मैंने वहाँ से बढ़िया बढ़िया पत्थर उठा के लेके आए और अपने गले में एक माला बना दी, है ना। हो सकता है कुछ लोग मरे हुए इंसानों के जो कंकाल होते थे उनकी मालाएं बना देते थे, ठीक है। इस आधार पे भी हम यहाँ पे वर्ग विभाजन को समझ सकते हैं। समझ रहे हो बात को? तो वर्ग विभाजन का एक साक्ष्य ये भी है कि जो उच्च वर्ग के लोग रहते होंगे तो शायद इन धातुओं का प्रयोग करते होंगे अपने आभूषण में, और निम्न वर्ग के जो लोग रहते होंगे शायद पत्थर के या हड्डियों के जो उपकरण होते हैं या जो आभूषण होते हैं उनका प्रयोग करते थे। समझ रहे हो इस बात को? तो पत्थर निर्मित क्या होते थे? मोहरें भी होती थी। जैसे हमें कुछ मोहरें प्राप्त हुई यहाँ से, फारस की मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई? लोथल से। तो जो मोहरें थी ये किससे निर्मित होती थी? ये प्रश्न बनेगा भाई तुम्हारे पास। सेलखड़ी, जो मोहरें होती थी, पत्थर की जो मोहरें हैं वो किससे बनी होती थी? सेलखड़ी की बनी होती थी, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है, ठीक। कुछ जो है मृद भांड जो है उस टाइम पे जब कृषि होती थी, तो मैंने कल भी बात करी थी कि जब आप कृषि करोगे तो उनको रखने के लिए आपके पास बर्तन चाहिए। तो मृद भांड का निर्माण भी इस टाइम किया जाता था। क्या किया जाता था? मृद भांड। समझ रहे हो थोड़ा बहुत? ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके अर्थव्यवस्था या आर्थिक स्थिति के बारे में बताता है, ठीक है ना। समझ में आया इतना? ठीक है, ठीक है। तो इनका जो व्यापार होता था वो किस पद्धति पर आधारित होता था? किस प्रणाली पर? वस्तु विनिमय प्रणाली पर। सिक्के के साक्ष्य क्या प्राप्त होते थे यहाँ से? क्या यहाँ पे दास प्रथा थी? क्या यहाँ पे जाति प्रथा थी? क्या यहाँ पे वर्ग विभाजन था? बिल्कुल। तो वर्ग विभाजन था। वर्ग विभाजन के हमने एक आधार पहले भी देख लिया था और एक आधार अब भी देख लिया था, ठीक है ना। ठीक है, अब हम इसकी कला पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कला, ठीक है ना। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे भैया। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? अभी सब व्यापार हो गया। इनकी समाज को पढ़ लिया हमने, इनकी अर्थव्यवस्था पढ़ ली है, इनके भौगोलिक विस्तार को पढ़ लिया है, इनके कालखंड को पढ़ लिया है, उदय कैसे कैसे हुआ
ये सारी चीज़ें हमने पढ़े और नामकरण भी पढ़ चुके हैं। तो अधिकांश टॉपिक जो है ख़त्म हो चुके हैं। अब एक दो टॉपिक हैं, जैसे कि एक कला का है, और साथ साथ हम इसके बाद हम इसके पतन के बारे में पढ़ेंगे, इसका पतन हुआ कैसे है, ठीक है ना। तो 1-2 मिनट का ब्रेक ले लो, तब जाके आगे पढ़ते हैं।